बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं कर्टोसिस। कर्टोसिस का ताल्लुक किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की पीकनेस के साथ होता है। जैसे कि हमने सिमेट्री को डिस्कस किया था, हमने कहा था कि अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की दोनों टेल्स बराबर हो जाएं, जैसे ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी दोनों टेल्स बराबर हैं, ये सिमेट्रिकल कहलाएगी। इसी तरह यहाँ पे देखो, ये टेल और ये टेल दोनों एक जैसी हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिकल है। इसकी टेल और इसकी टेल बराबर एक जैसी है, सिमेट्रिकल है। यानी सिमेट्री को हम डिस्कस कर चुके हैं, स्क्यूनेस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई टेल लंबी हो जाए, दूसरी टेल के मुकाबले में बराबर ना रहे, तो वहाँ पे हमारे पास स्क्यूनेस आ जाती है। यानी स्क्यूनेस और सिमेट्री का ताल्लुक टेल्स के साथ है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन की जो पीकनेस है, ये जो पहाड़ी बन रही है, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई, इसका ताल्लुक जो है वो आप लोगों का कर्टोसिस के साथ है। कर्टोसिस इज द डिग्री ऑफ पीकनेस ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसे ये इसकी जो पीकनेस है वो कम है, ये कम ऊंची है, ये ज़्यादा फ्लैट है, ये प्लेट की तरह पड़ी हुई है। प्लेट को अगर आप उल्टा कर दो तो वो ऐसी ही गहरी होती है नीचे से। इसके मुकाबले में ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें, मैं कंपैरिजन दिखा दूं, इसको देखें तो ये इसके मुकाबले में थोड़ी सी ऊंची है, यानी ये बिल्कुल फ्लैट है, इसकी पीकनेस इसके मुकाबले में ज़्यादा है। और अगर तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ये तो सबसे ज़्यादा पीक्ड है, हाईली पीक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो दरमियान में डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, ये कहलाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो ज़्यादा पीक भी नहीं है और ज़्यादा फ्लैट भी नहीं है। ये बहुत फ्लैट है, नीचे की तरफ है, ये बहुत पीक्ड है, ऊपर की तरफ है, ये है नॉर्मल। ये कहलाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका दूसरा नाम होता है मेसोकर्टिक। अब देखते हैं डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है कर्टोसिस की आपकी बुक में? कर्टोसिस इज द डिग्री ऑफ पीकनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। हमने यही कहा कि कर्टोसिस क्या है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो डिग्री ऑफ पीकनेस है, यूजली टेकन रिलेटिव टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आमतौर पे कंपेयर करके देखा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। यानी अगर खाली मैं इसको दिखाऊं तो पता नहीं, आप डिसाइड नहीं कर ये क्या बहुत ऊंची है या बहुत फ्लैट है, नहीं, जब तक इसका किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, यानी इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि ये क्या फ्लैट है या फिर ये हाईली पीक्ड है, जब तक आप इन दोनों का कंपैरिजन नहीं करते। इसका कंपैरिजन करोगे तो कहोगे नहीं ये फ्लैट है, ये पीक्ड है। इसी तरह आप अकेली इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात नहीं कर सकते कि क्या ये फ्लैट है या पीक्ड है। जब इसका कंपैरिजन आप इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा पीक्ड है। तो ये पीकनेस को देखने के लिए आपको कंपैरिजन की ज़रूरत होती है, और आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का कंपैरिजन जो दरमियान वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके साथ करते हो। सो कर्टोसिस इज द डिग्री ऑफ पीकनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन यूजली कंपेयर्ड या यूजली रिलेटिव टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वो जो 3 डायग्राम्स मैंने बनाई हुई हैं, यहाँ पे इकट्ठी एक ही जगह बनाई हुई है, यानी जो मैंने जो फ्लैट बनाई थी वो ये वाली है, ये जो नॉर्मल बनाई थी मैंने वो ये वाली बनी हुई है, और जो हाईली पीक्ड बनाई थी वो मैंने ये वाली बनाई हुई है। कहते हैं अ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग रिलेटिवली हाई पीक इज कॉल्ड लेप्टोकर्टिक। यानी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी नॉर्मल के मुकाबले में ज़्यादा ऊंची पीक हो, यानी हाईली पीक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, लाइक दिस वन, उसको हम कहते हैं लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गई? इसी तरह अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज फ्लैट टॉप्ड इज कॉल्ड प्लेटेकर्टिक। और अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंपैरिजन कर लें किसी और डिस्ट्रीब्यूशन का, और आप देखें कि वो ज़्यादा फ्लैट है, ज़्यादा नीची है इस डिस्ट्रीब्यूशन से, उसकी पीक जो है वो कम है, तो उसको हम कहते हैं प्लेटेकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो नॉर्मल है जिसके साथ सबका कंपैरिजन करते हैं उसे हम कहते हैं मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन को एक ही जगह पे बनाया गया है आपकी बुक में, जो ये डायग्राम बनी हुई है। इसमें ये नीचे जो सबसे फ्लैट है वो है प्लेटेकर्टिक, दरमियान वाली मेसोकर्टिक या फिर नॉर्मल, और हाईली पीक्ड आपकी क्या है, लेप्टोकर्टिक। क्लियर हो गई? ये तो था आपका कर्टोसिस। अब कर्टोसिस का ये तो देखने से आपको पता चल रहा है कि ये ग्राफ बना हुआ है, तो फिर पता चलता है अगर डेटा सेट दिया हो तो कैसे पता चलेगा कि ये डेटा जो है वो लेप्टोकर्टिक है, मेसोकर्टिक है या फिर प्लेटेकर्टिक है। तो इस बात को जानने के लिए फिर आपको न्यूमेरिकली कोई वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या वो फार्मूलाज जिनको आप यूज़ करके वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं वो कहलाते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस।
यानी आप कोई फार्मूला यूज़ करोगे, किसी डेटा पे अप्लाई करोगे, रिजल्ट्स निकालोगे और फिर आपको जाके पता चलेगा कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या मेसोकर्टिक है, क्या प्लेटोकर्टिक है, क्या लैप्टोकर्टिक है। तो वो फार्मूला, वो रूल्स जो है वो कहलाते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस या फिर मेजर ऑफ कर्टोसिस। सो अ मेजर ऑफ कर्टोसिस बेस्ड ऑन द फोर्थ मूवमेंट अबाउट द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय। अब क्या है कि इसका हम एक ही फार्मूला डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं B2 से या फिर अल्फा 4 से। आपकी मर्जी, आप ये वाला फार्मूला B2 या फिर अल्फा 4, आपकी मर्जी, आप ये वाला फार्मूला लर्न करो जो है M4/S4 या फिर M4/M2²। बेस्ट है आप ये वाला फार्मूला लर्न कर लो। M4 यानी फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन डिवाइडेड बाय सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन का स्क्वायर। ये है फार्मूला जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस के बारे में बताता है। अगर इस फार्मूले से कैलकुलेट की हुई वैल्यू 3 के इक्वल आ जाती है, 3 के बराबर आ जाती है, तो आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी मेसोकर्टिक है या नॉर्मल यानी दूसरे नंबर वाली, दरमियान वाली है। अगर इस फार्मूले से जो कि वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी आ जाती है तो आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लैप्टोकर्टिक है, यानी नॉर्मल से ऊपर वाली, हाईली पीक्ड है, बहुत ऊंची पीक है उसकी। और अगर इसकी वैल्यू, इस फार्मूले से वैल्यू जो है वो 3 से छोटी मिलती है, तो 3 से कोई भी छोटी वैल्यू मिलती है तो आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटोकर्टिक है, वो पहली वाली है जो सबसे नीचे है, फ्लैट है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और फिर देखते हैं कि इस फार्मूले को हम किस तरह अप्लाई करते हैं। सपोज एक अनग्रुप डेटा आपको दिया हुआ है, आपको कहते हैं कि आप कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस फाइंड आउट करें, आपको ये वैल्यूज एक्स की दी हुई हैं। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या है, 2 मूवमेंट्स की ज़रूरत है, फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन एंड सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन। तो पहले आप मूवमेंट्स निकालेंगे, डेटा चूंकि अनग्रुप डेटा है तो अनग्रुप वाले मेथड को फॉलो करके आप मूवमेंट्स निकालेंगे। इसके लिए मूवमेंट्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले मीन चाहिए। आपने समेशन एक्स किया जो 360 आया, मीन किसके बराबर है, समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स आपका क्या है, 360 है, और एन आपका क्या है, ये आपकी 9 वैल्यूज हैं, तो आपका ये मीन 40 निकल आया। अनग्रुप डाटा है तो हमने अनग्रुप का फार्मूला लगाया। अब मुझे पता है मेरा सेकंड मूवमेंट जो है वो समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन के बराबर है। तो मैंने क्या किया, एक्स में से एक्स बार किया, यानी हर 45 में से 40, इसी तरह 32 में से 40, यानी एक्स की हर वैल्यू में से मैंने ये 40 वैल्यू जो है, जो मीन की वैल्यू है, वो माइनस करके इस कॉलम में लिख दी। इसके बाद मैंने इस कॉलम का स्क्वायर लिया और फिर मैंने इसका सम ले लिया जो है 232। अब सेकंड मूवमेंट क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन 232 और एन क्या है 9, तो यहाँ से आपको सेकंड मूवमेंट मिल गया अबाउट मीन। अब मुझे फोर्थ मूवमेंट निकालना है। फोर्थ मूवमेंट है समेशन एक्स माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 ओवर एन। तो मैं क्या करूँगी, एक्स माइनस एक्स की पावर कैलकुलेटर पर डायरेक्ट आप 4 निकाल लो, डायरेक्ट मैं यहाँ से 4 निकाल लूँगी और फिर मैं इस कॉलम का यानी 5 रेज़ टू पावर 4 माइनस 8 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4, यानी आप पावर इसकी 4 निकाल लेंगे। उसके बाद आप इसका सम करेंगे, सम में 10708 आप इस फार्मूले में यहाँ पुट करेंगे और आपकी वैल्यू M4 आ गई। अब हम अपने मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हैं, जो क्या था, आपने कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस फाइंड आउट करना था, जो B2 है वो किसके बराबर है, M4 ओवर M2²। M4 है 1189.78 और M2 है 25.78 का स्क्वायर, तो आपके पास आ गया 1.79। ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। अब आप देखते हैं कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, लैप्टोकर्टिक है, मेसोकर्टिक है या प्लेटिक। क्योंकि ये 3 नहीं है, ये 3 से छोटा है, तो हमने कहा जब भी 3 से छोटा होगा आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो प्लेटोकर्टिक होगी। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कर्टोसिस क्या होते हैं, कर्टोसिस को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, किस तरह डेटा को ऑब्जर्व करके आप डिसीजन लेते हैं कर्टोसिस के बारे में, या फिर डेटा आपको दिया हुआ होता है अब उससे वैल्यूज़ में कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस निकाल के किस तरह डिसाइड करते हैं। तो अब आप लोगों को एक पॉइंट कि जब भी आपको कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस निकालना है, आपने चौथा मोमेंट अबाउट मीन और दूसरा मोमेंट अबाउट मीन निकालना है। ग्रुप डाटा होगा तो ग्रुप वाले मेथड से ये मूवमेंट्स निकालेंगे, अनग्रुप डेटा होगा तो अनग्रुप वाले मेथड से आप ये मूवमेंट्स निकाल लोगे। उसके बाद जस्ट आप फार्मूले में पुट करोगे और आंसर निकालोगे। और अगर आंसर 3 है तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपकी मेसोकर्टिक, 3 से बड़ा है डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटोकर्टिक, 3 से छोटा है डिस्ट्रीब्यूशन 3 से बड़ा है तो डिस्ट्रीब्यूशन लैप्टोकर्टिक और 3 से छोटा है तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटोकर्टिक। तो ये था, आपको होमवर्क जो है वो आप लोगों के क्लासरूम में दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।